प्यारे बच्चों, उस समय के बारे में सोचिए जब आप स्कूल जाते हैं। सभी बच्चों के पास अपने अपने एक एक बैग होते हैं, यानी कि मेरे पास मेरा बैग और आपके दोस्त के पास आपका बैग, आपके पास आपका बैग। हर बच्चे के पास अपना अपना बस्ता होता है। एक उस कंडीशन के बारे में सोचिए, मान लीजिए आप और आपके दोस्त क्रिकेट खेलने की तैयारी करते हैं। अब आमतौर पे जो मोहल्ले होते हैं या जो आपके फ्रेंड्स का सर्कल होता है, जो दोस्तों का ग्रुप होता है, उस इतने सारे दोस्तों के ग्रुप में केवल एक सिंगल बैट होता है और उसी सिंगल बैट के साथ सबके सब खेलते हैं। कहाँ वह बैग वाला रिश्ता और कहाँ पे क्रिकेट बैट वाला रिश्ता। सभी बच्चों के पास अपने अपने बस्ते होते हैं, लेकिन क्रिकेट का बैट केवल एक ही है। इन अलग अलग प्रकार के संबंधों को एक विशेष नाम दिया जाता है और इस चैप्टर में जिसमें हमने इन्हीं संबंधों के बारे में पढ़ना है, उस संबंध को क्या कहते थे और क्रिकेट बैट वाले संबंध को क्या कहते थे, इन्हीं प्रकार के संबंध को हमने प्यारे बच्चों इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना होता है। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का सबसे नंबर 1 और सबसे विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल में। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे बेटा। स्वागत करता हूं मैं आपका मैथ्स एजुकेटर राहुल भैया। कैसे हैं बेटा आप सभी लोग? अगर आप अच्छे हैं तो कमेंट करके यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो भी यस कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद आप सारे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अच्छे हो ही जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे इस चैप्टर का नाम है संबंध और फलन। शुरुआत में जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया क्रिकेट बैट वाला और स्कूल बैग वाला, क्या उन संबंधों को एक विशेष नाम दिया जाता है? और अगर नाम दिया जाता है तो वो नाम क्या है और संबंध कैसे कैसे प्रकार के हमारे पास मैथ्स में पाए जाते हैं? आपने संबंधों के बारे में, सगे संबंधियों के बारे में सुना होगा कि भैया ताई हो गई, ताऊ हो गए, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, ये अलग अलग प्रकार के पारिवारिक संबंध होते हैं। यही संबंध अगर मैथ्स में परिभाषित किए जाएं तो कुछ और प्रकार की कंडीशंस लागू हो जाती हैं। तो उन कंडीशंस के बारे में हमें जानना है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बच्चों हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। ये होने वाला है इस चैप्टर का एक 1 शॉर्ट वीडियो जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझेंगे प्यारे बच्चों। तो आई होप आप एकदम बैठे रहेंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर का नाम, जिसका नाम है संबंध और फलन। इंग्लिश में बोलें तो रिलेशन एंड फंक्शंस। चलिए बेटा, तो सबसे पहले मैं जो आपको यहाँ पे टॉपिक बताने वाला हूँ, जो इस वीडियो में आपके टॉपिक कवर होने वाले हैं वो ये सब है बेटा। संबंध पढ़ेंगे हम, उसके बाद हम संबंधों के प्रकार, देन फलन पढ़ेंगे, फलनों के प्रकार पढ़ेंगे, फलन का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, यानी कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। उसके बाद हम 2 फंक्शनों को कंबाइन करना सीखेंगे, फलनों को संयोजन करना सीखेंगे और उसके बाद एक छोटू सा टॉपिक द्विआधारी संक्रिया के बारे में जानेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। तो सबसे पहले संबंध क्या होता है? संबंध, आपके गर्दन घुमाओगे तो आपके आसपास में कोई संबंधी आपका बैठा होगा। हो सकता है आप अभी लाइब्रेरी में हो सकता है आप अभी अपने कमरे में बैठे हो सकता है आप अपने घर वालों के बीच में हो। तो आप इधर उधर देखेंगे तो आपके संबंधी आपके बगल में बैठे होंगे। हो सकता है आपकी मम्मी आपके बगल में बैठी हो सकता है आपके पापा आपके बगल में बैठे हो सकता है आपका दोस्त आपके बगल में बैठे हो सकता है आपका भाई या बहन आपके बगल में बैठे हो। तो वो सभी आपके संबंधी हैं, उनके साथ आपका संबंध है, रिलेशन है। लेकिन मैथ्स में पारिवारिक संबंधों के अलावा भी बहुत सारे प्रकार के संबंध और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास संबंधों के। सबसे पहली बहुत बेसिक बात, किसी भी संबंध की एक बेसिक जो जड़ है, जो रूट है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो है 2 लोगों की। अगर मैं यहाँ पे सिंगल आपकी स्क्रीन पर खड़ा हूँ तो मैं किसी से संबंध स्थापित नहीं कर सकता। हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो कि भैया आपका और हमारा गुरु और शिष्य का, भैया और भाई का, भैया और बहन का संबंध है। लेकिन अगर प्यारे बच्चों मान के चलिए मैं अभी स्क्रीन पर अकेला हूँ, है ना, इस स्क्रीन पर मैं अकेला हूँ, तो मैं किसी को बगल में भाई नहीं बोल सकता, बहन नहीं बोल सकता, किसी को पापा मम्मी, ताऊ ताई, दादा दादी, किसी को कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला हूँ। यानी कि अकेला इंसान कोई संबंध नहीं बना सकता, कोई भी संबंध नहीं बना सकता। अगर उसको दोस्ती करनी है तो उसको एक लड़का या लड़की चाहिए होगी, अगर उसको शादी करनी है तो उसको लड़का या लड़की चाहिए होगी, आज का तो चल जाता है ना। और अगर उसको दादा किसी को बोलना है तो बगल में कोई वृद्ध इंसान चाहिए, अगर उसको दादी किसी को पुकारना है तो बगल में एक वृद्ध बूढ़ी अम्मा चाहिए, अगर उसको किसी को मम्मी पुकारना है तो बगल में एक आंटी चाहिए, अगर किसी को पापा बुलाना है तो बगल में एक इंसान चाहिए, है ना। तो यानी कि कुछ ना कुछ पुकारने के लिए, मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप किसी का संबंध करके पुकारें ताऊ जी, तो ताऊ जी खड़े होने चाहिए ना किनारे पे। इसका मतलब बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, किसी भी संबंध को बनाने के लिए हमको 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। मैथ्स में केवल लोगों से काम नहीं चलता, मैथ्स में हमारे पास संख्याएं चाहिए होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी संबंध को बनाने के लिए 2 संख्याएं चाहिए बेटा, 2 संख्याएं चाहिए ही चाहिए, बिना 2 संख्याओं के काम नहीं चलेगा। अब ये 2 संख्याएं आएंगी कहाँ से? 2 संख्याओं को लाने का एक तरीका है, वो है
कार्तीय गुणन, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तो कहानी शुरुआत यहीं से होती है। एक्चुअली में इस चैप्टर की कहानी 11th क्लास से ही स्टार्ट हो जाती है। 11th क्लास में दूसरा चैप्टर ही तो हुआ करता था ये संबंध और फलन, और वहीं से हमको इसको आगे पढ़ना होता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा हमको पढ़ना होता है संबंध बनाने के लिए, किसी भी संबंध को बनाने के लिए हमको बेटा कार्तीय गुणन करना होता है। कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट अपने को करना होता है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आपको दो संख्याएं चाहिए, यानी कि अगर आपको संबंध स्थापित करना है, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट दो संख्याओं की जरूरत तो चाहिए। दो संख्याएं तो आपको जरूरत पड़ेगी। वो दो संख्याएं आएंगी कहाँ से? इसके द्वारा। अब मान के चलिए आपको दूल्हा दुल्हन का जोड़ा बनाना है, ठीक है। अगर आपको अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचानी है, अभी तक आप सिंगल सिंगल फोटो खिंचाते हैं, अपने दोस्तों के साथ खिंचाते होंगे। अगर आपको अपनी पत्नी या आपको पति के साथ फोटो खिंचानी है, तो उसकी प्रक्रिया क्या है? उसकी प्रक्रिया है शादी, है ना। शादी के बाद ही तो वो जोड़े वाली फोटो आपको मिलेगी, दूल्हा दुल्हन वाली। उसी प्रकार से अगर संख्याओं का जोड़ा चाहिए, तो उसकी जो विधि है, उस विधि को कार्तीय गुणन कहते हैं। दूल्हा दुल्हन की फोटो अगर बनानी है, तो उसकी विधि को हम शादी कहते हैं। दो संख्याओं का जोड़ा बनाना है, तो उसकी विधि को हम कार्तीय गुणन कहते हैं। शादी जो होती है लड़का लड़की के बीच में होती है। उसी प्रकार से जो कार्तीय गुणन होता है, वो दो सेट के बीच में होता है, दो समुच्चयों के बीच में होता है। तो मान लीजिए एक समुच्चय है बेटा A, एक समुच्चय है मान लीजिए 1,2, और एक दूसरा समुच्चय है मान लीजिए B, जो कि है 3,4। 3,4 ये है बेटा दो अलग अलग समुच्चय। अगर मुझे इनका कार्तीय गुणन करना है, यानी कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो बेटा इसको बोला जाता है A क्रॉस B। A क्रॉस B। चलिए इनका कार्तीय गुणन कर लेते हैं बेटा। कार्तीय गुणन इज वेरी इजी। इसके पास दो संख्याएं हैं, इसके पास दो संख्याएं हैं। क्योंकि मैंने A पहले लिखा हुआ है, B बाद में लिखा हुआ है, तो A की जो संख्याएं हैं उसका दोनों के साथ जोड़ा बनाना है, ग्रुप बनाना है, एक पेयर बनाना है। तो सबसे पहले 1 की बारी आएगी। 1 जोड़ा बनाएगा 3 के साथ, 1 जोड़ा बनाएगा 4 के साथ। तो चलिए बेटा 1,3 और 1,4 छोटे वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जोड़ा बना रहा है। ये जो 1 है 3 के साथ दोस्ती करेगा, फिर 1 4 के साथ भी दोस्ती करेगा। 1 ने दोनों के साथ दोस्ती कर ली है। अब बारी है 2 की। ये जो 2 है, 2 भी दोनों के साथ दोस्ती करेगा, यानी कि जोड़ा हमारा बनेगा 2,3 का, और फिर बनेगा 2,4 का। तो जी हाँ, इसी को बोलते हैं कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी को बोला जाता है। और इसका मेन काम वही है बेटा, जोड़े बनाना, पेयर, युग्म बनाना, है ना। जब हमारे पास समुच्चय थे तो उसमें जोड़े नहीं थे ना, ये तो सिंगल सिंगल संख्याएं हैं, ये भी सिंगल सिंगल संख्याएं हैं। लेकिन जब मैंने इनका कार्तीय गुणन किया, जब मैंने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, तो मुझे जोड़े प्राप्त हो गए, जोड़े, युग्म, पेयर, ठीक है। और इन जोड़ों को, इन युग्मों को, ये जो पेयर हैं बेटा, इनको बोला जाता है क्रमित युग्म। क्रमित युग्म, ठीक है। ये जो हमारे पास जोड़े मिले हैं बेटा, 4 जोड़े, इनको बोला जाता है क्रमित युग्म। क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर इनको इंग्लिश में बोला जाता है। ऑर्डर्ड पेयर, पेयर यानी कि जोड़ा। अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि कितने जोड़े यहां पे बने, तो आपका स्क्रीन पर देखिए आपको पता चल जाएगा, भैया यहां पे 4 जोड़े बन रहे हैं। क्यों बने हैं 4 जोड़े? 5 क्यों नहीं बने, 6 क्यों नहीं बने, 7 क्यों नहीं बने? भैया बहुत ज्यादा सिंपल सा लॉजिक है। इस समुच्चय में 2 संख्याएं थी, इस समुच्चय में 2 संख्याएं थी। तो जब मैं इनका क्रॉस करूंगा, यानी कि इनका जब मैं प्रोडक्ट करूंगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा, कार्तीय गुणन करूंगा, तो 2 दूनी 4 ही तो जोड़े बनेंगे। अगर मान लीजिए पहले समुच्चय में 3 संख्याएं होती, इसमें 3 संख्याएं होती, तो 3 3 9 जोड़े बनते। अगर इसमें 3 संख्याएं होती, इसमें 2 संख्याएं होती, तो 3 दूनी 6 जोड़े बनते। तो जो जोड़े बनेंगे उनकी संख्या किन पर डिपेंड करती है कि समुच्चय में कितने संख्याएं थी। तो यहां से आपका पहला फॉर्मूला होता है, जो कभी कभार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। हालांकि ये जो फॉर्मूला है क्लास 11th का है, बट कभी कभी 12th में 1 नंबर का एमसीक्यू आपके पास यहां से आ सकता है। जो पहला फॉर्मूला आपके इस चैप्टर का है बेटा, वो है आपका समुच्चयों का कार्तीय गुणन करने के बाद आपके क्रमित युग्मों की संख्या कैसे निकलती है। तो यदि Na बराबर P है, Nb बराबर Q है, यानी कि समुच्चय A में P अवयव हैं, समुच्चय B में Q अवयव हैं, तो इनका जो क्रॉस होगा, इनका जो कार्तीय गुणन होगा बेटा, यानी कि A क्रॉस B, इसमें n मतलब नंबर, कितने नंबर होंगे इसमें, यानी कि कितने जोड़े बनेंगे बेटा, यानी कि इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा बेटा Na क्रॉस Nb। Na क्रॉस Nb, या फिर आप इसी को बोल सकते हो, क्योंकि Na को हमने P माना है और Nb को हमने Q माना है, तो ये हमारे इस चैप्टर का अनऑफिशियल पहला फॉर्मूला है। अनऑफिशियल इसीलिए क्योंकि यह फॉर्मूला क्लास 11th में पढ़ा था हमने, तो क्लास 12th का यह पहला फॉर्मूला नहीं है।
क्लास 11th का ये फॉर्मूला था जो कि हम क्लास 12th में कम्प्लीमेंट्री हम इसको पढ़ना होता है, बाई चांस 1 नंबर का MCQ आ गया तो। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा पहला फॉर्मूला जिसमें हम कार्तीय गुणन करने के बाद कितने क्रमित युग्म बनेंगे उसकी संख्या निकालते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब आ जाते हैं दोबारा से इसी कार्तीय गुणन में। कितना आया था बेटा कार्तीय गुणन हमारा? कार्तीय गुणन हमारा आया था A क्रॉस B, कितना कितना आया था बताइए? A क्रॉस B बराबर कितना कितना आया था? 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 4, यही आया था हमारा कार्तीय गुणन करने के बाद। बहुत ज़्यादा इजी है बेटा, क्लियर है? चलिए इसके बाद एक चीज देखिए, A क्रॉस B में कितने जोड़े हैं, कितने क्रमित युग्म हैं? A क्रॉस B में कितने जोड़े हैं? 4। A क्रॉस B में कितने क्रमित युग्म हैं? 4 क्रमित युग्म हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं एक यहां पे क्या लगा देता हूं, मैं यहां पे एक कंडीशन लगा देता हूं, मैं यहां पे एक फिल्टर लगा देता हूं। फिल्टर यानी कि एक ऐसा कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा वो ही नीचे आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलूं कि जब हम चाय बना देते हैं तो चाय को छानना होता है। चाय को छानना क्यों जाता है? ऐसे ही, ऐसे ही। क्या उसके पीछे कोई कारण नहीं है? हाँ, कारण यही है, चाय को इसीलिए छाना जाता है ताकि चाय पत्ती, इलायची, अदरक वगैरह चाय में ना आए, ऊपर ही रह जाए। तभी तो छन्नी लगाते हैं हम, उसके बाद चाय नीचे जाती है, नीचे केवल चाय पहुंचती है, फालतू चीज़ें ऊपर रह जाती हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा दूँ। मान लो बेटा कि मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा रहा हूँ, ठीक है, ये है हमारे ये है एक फ़िल्टर, ये मैंने यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा दिया, छन्नी लगा दी बेटा यहाँ पे। ठीक है, इस छन्नी का जो नाम है, ये जो फ़िल्टर है बेटा, मैंने यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा दिया, एक कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा दी। इस कंडीशन में मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये जो क्रमित युग्म है, क्रमित युग्मों की संख्याओं का योगफल, क्रमित युग्मों की संख्याओं का योगफल सम होगा। सम यानी कि इवन नंबर, सम होगा यानी कि बेटा इवन नंबर होगा। यह आपको कंडीशन दे दी है। अब मुझे बताइए, ये जो कंडीशन लिखी गई है यहाँ पे, क्रमित युग्मों की संख्याओं का योगफल सम होगा, तो आपके पास यहाँ पे 4 क्रमित युग्म हैं, 4 जोड़े हैं। 4 जोड़ों में से इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, वो ही नीचे आ पाएगा, है ना? कंडीशन यहाँ पे लिख दी है। ये चारों के चारों यहाँ पे नीचे आने का ट्राई करेंगे, इस फिल्टर से नीचे आने का ट्राई करेंगे, लेकिन वो ही नीचे आ पाएंगे जो इसका पालन करेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन नीचे आता है। क्या पहला क्रमित युग्म नीचे आ पाएगा? देखते हैं भैया, पहला जो क्रमित युग्म है उसकी संख्याओं का योगफल कितना है? 1 और 3, 4 आता है। क्या 4 सम संख्या है? हाँ जी है। तो क्योंकि पहला वाला क्रमित युग्म इस दी गई फिल्टर को पालन कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो पहला वाला जो जोड़ा है वो नीचे आ जाएगा। क्या दूसरा वाला आएगा? ये तो आ रहा है, ये वाला आएगा। 1 और 4 जोड़ के कितना आता है? 5 आता है। 5 सम संख्या नहीं होता, तो ये नीचे नहीं आ पाएगा। इसने ट्राई तो करा नीचे आने का, बट ये नीचे नहीं आ पाया, इस फिल्टर को क्रॉस नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि यह जो क्रमित युग्म है इस दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। 2,3 नीचे आएगा क्या? नहीं। 2 और 3 5 होता है, अगेन विषम संख्या, नहीं आ पाएगा नीचे। क्या ये आएगा? हाँ, ये आ जाएगा। 2 और 4 6 होता है जोड़ करके, और 6 एक सम संख्या होती है, तो ये नीचे आ जाएगा। तो देखा आपने क्या किया? हमारा A क्रॉस B में 4 क्रमित युग्म थे, लेकिन हमारा जो कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं वो केवल 2 ही हैं। कंडीशन को अप्लाई करने वाले जो जोड़े हैं वो केवल 2 ही हैं। तो बेटा ये जो कंडीशन है इसी को बोलते हैं हम संबंध, इन्हीं को बोलते हैं हम संबंध, और संबंध को हम कैपिटल R से निरूपित करते हैं बेटा। तो ये असल में क्या है? कैपिटल R, यही है बेटा रिलेशन, यही है संबंध। संबंध क्या है बताओ? अगर मैं बोलूंगा इन दोनों संख्याओं के बीच में संबंध क्या है, इन्होंने किस संबंध का पालन किया है? अगर मैं मान लीजिए, अगर शादी है किसी, मान लीजिए आपके घर में किसी की शादी है, आप गए वहाँ पे और कैमरामैन ने बोला जब खाना पीना हो गया, सब कुछ हो गया, केवल घर वाले लोग बैठे हैं, अब सारे चले गए लोग, कैमरामैन ने आवाज़ लगाई कि लड़की वाले सारे के सारे आ जाओ, लड़की वाले आ जाओ फोटो खिंचाने के लिए। तो अगर लड़की वाले आवाज़ लगाएगा तो लड़के वाले तो जाएंगे नहीं। उसने एक चीज़ डिफाइन कर दी, एक फिल्टर लगा दिया कि केवल लड़की वाले आ जाओ, लड़की वालों की फ़ोटो खिंचानी है केवल अब।
तो लड़के वाले हट जाएंगे, लड़के वाले नहीं आएंगे अब। तो इसका मतलब एक कंडीशन लगाने के बाद जो आ गया तो उसने एक संबंध स्थापित कर दिया कि भैया लड़की वाले आएंगे, केवल फ्रेम में केवल लड़की वाले दिखने चाहिए। उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे एक संबंध स्थापित कर दिया। तो ये जो पहला जोड़ा है वो इस संबंध को फॉलो कर रहा है। क्या है इनके बीच में संबंध? 1 और 3 के बीच में क्या संबंध है कि 1 और 3 को जोड़ करके एक इवन नंबर आता है, एक सम संख्या प्राप्त होती है। तो ये जो जोड़ा है उस संबंध को सेटिस्फाई कर रहा है, उसका पालन कर रहा है। क्या ये जो है ये भी उसका सेटिस्फाई कर रहा है? 2 और 4 को जोड़कर भी एक सम संख्या आती है, 6 आता है। तो ये भी उसी संबंध को पालन कर रहा है, उसी संबंध के साथ नीचे आया है। तो बस संबंध क्या है? असल में एक प्रकार का फिल्टर है, एक प्रकार की कंडीशन है जो कि A क्रॉस B में लगाई जाती है। A क्रॉस B यानी कि कार्तीय गुणन में जो हम कंडीशन लगा देते हैं उसी को संबंध बोला जाता है। क्लियर है? उनमें से उस कंडीशन का जो सेटिस्फाई करेंगे वो जोड़े हमारे संबंध का पालन करेंगे बेटा। तो हमारा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे बनता है। नोट क्या है कि हमारा जो संबंध होता है बेटा, जो संबंध होता है वो क्या होता है? वो उपसमुच्चय होता है या फिर बराबर होता है A क्रॉस B का। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कि जो R है, R मतलब रिलेशन, जो रिलेशन है वो कहाँ से आया? वो A क्रॉस B में से तो निकला है, वो A क्रॉस B में से तो निकला बेटा। जो हमारा रिलेशन आया वो A क्रॉस B में से ही तो आया है ना। ये जो रिलेशन है वो इसी में से तो निकला है, इसी का उपसमुच्चय है। ये दोनों इसी में से तो आए हैं। इसी को तो हम बोलते हैं कि जो R है वो उपसमुच्चय होगा या फिर बराबर होगा। नीचे देखिए इक्वल टू का साइन भी है, यानी कि कभी कभी ये बराबर भी हो सकता है, किसी किसी कंडीशन में ये बराबर भी आ सकता है। फिलहाल अभी बराबर नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें 4 अवयव थे, इसमें केवल 2 ही हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना बेटा कि जो संबंध होता है वो कार्तीय गुणन यानी कि A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। क्लियर? तो ये था संबंध के बारे में। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसमें आगे। ठीक है, यहाँ पे जो होगा संबंध R A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय होता है। ओके बेटा, तो ये था हमारा संबंध का बहुत बेसिक सी चीज जो आपको ध्यान रखनी है बेटा। चलिए एक और फॉर्मूला जो आपको याद रखना है बेटा, संबंधों की संख्या। तो संबंधों की संख्या, यदि एक संबंध A से B में हो, ठीक है, अगर मान लीजिए एक संबंध है जो समुच्चय A से B में हो। देखो मैंने आपको बताया कोई भी संबंध बनाने के लिए हमको जोड़े चाहिए। जोड़े कहां से मिलेंगे? कार्तीय गुणन करने के बाद। कार्तीय गुणन करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? 2 समुच्चय। तो कोई भी संबंध जो होता है एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में ही परिभाषित होता है। आपको कोई भी संबंध स्थापित करने के लिए 2 समुच्चय तो चाहिए। अगर 2 नहीं है तो आपको खुद से समुच्चय मतलब A का A से ही होना पड़ेगा, B का B से ही। मान लीजिए आपके पास केवल एक ही समुच्चय है, केवल A है, A, तो संबंध कैसे बनेगा? उस कंडीशन में A को A से ही कार्तीय गुणन करना पड़ेगा, है ना। जोड़े बनाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो A से ही करता है। अगर मान लीजिए आपके पास 2 हैं, A भी है B भी है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, A B के साथ कार्तीय गुणन कर देगा। लेकिन मान लो आपके पास केवल एक ही समुच्चय है। मान लीजिए अगर मुझे खुद कोई काम करना है तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। मान लो मेरे साथ दोस्त नहीं है बाजार जाने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्त को ले जाते हैं, भैया दही लेने चले, दूध लेने चले, साथ में बाजार चले धनिया लेने, तो दोस्त को ले जाते हैं साथ में। मान लो दोस्त नहीं आ रहा, उसको कुछ काम पड़ गया, तो आपको खुद ही जाना पड़ेगा। जब आपके पास 2 समुच्चय अवेलेबल नहीं होंगे तो आपको एक ही समुच्चय से काम चलाना पड़ेगा। वो समुच्चय खुद से ही कार्तीय गुणन करेगा, खुद से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करेगा। ठीक है बेटा, चलो। तो यहाँ पे यदि एक संबंध A से B में हो तो कुल संबंधों की संख्या, तो कुल संबंधों की जो संख्या होती है, कुल संबंधों की जो संख्या होती है, कुल संबंधों की संख्या जो होती है वो होती है बेटा, फॉर्मूला आपने लिख देना है। फॉर्मूला है 2 की पावर NA गुणा NB, 2 की पावर NA गुणा NB। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप संबंधों की संख्या निकाल सकते हैं कि एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में कितने संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने में लिख देता हूँ। मान लो एक समुच्चय है
1,2,3 और एक दूसरा समुच्चय है 5,6। एक समुच्चय ये है, एक समुच्चय ये है। तो बताइए ए से बी में संबंधों की संख्या, तो ए से बी में संबंधों की संख्या, ए से बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, संबंधों की संख्या कितनी होगी बताइए? संबंधों की संख्या कितनी होगी बताइए? फॉर्मूला लगाइए, 2 की पावर एन ए मतलब ए में कितने अवयव हैं? ए में 3 अवयव हैं, तो 2 की पावर 3 गुणा एन बी का मतलब है बी में कितने अवयव हैं, तो बी में 2 अवयव बेटा, तो 2 की पावर 2 3 6 हो जाएगा, तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा बेटा? 64। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 64। यानी कि अगर समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, समुच्चय बी में 2 अवयव हैं, तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी कितने हो जाएंगे? 64 संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। अब वो संबंध क्या है अपने को नहीं लेना देना, अपने को इतना नहीं सोचना है, अपने को बस इतना सोचना है कि अगर टोटल संबंधों की संख्या आपसे पूछी है तो वो कितनी हो सकती है। क्लियर है बेटा? तो आई होप आपको ये संबंधों की संख्या और संबंध का बेसिक जो है समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा, अब करते हैं हम संबंधों के प्रकार के बारे में डिस्कस, संबंधों के प्रकार के बारे में डिस्कस। ठीक है, संबंध बेसिक खत्म। अब आ जाते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं भैया। अलग अलग प्रकार का संबंध, उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हर बच्चे का अलग अलग बैग होता है ना। सबके पास ऐसा था क्या? 2 बच्चों का एक सिंगल बैग, मास्टर पकड़ लेगा मारेगा और अलग से। सब बच्चे अपना अपना बैग लेके जाते हैं। टिफिन की बात अलग है, हाँ, टिफिन की बात नहीं कर रहा मैं, टिफिन सब अपना अपना नहीं लेके जाते। हाँ, छोटी क्लास तक लेके जाते थे, लेकिन 10th के बाद 11th के बाद 4-5 बच्चे एक सिंगल टिफिन से ही खा लेते हैं, हो गया काम खत्म। ठीक है, तो टिफिन की बात नहीं कर रहा मैं, केवल बैग की बात कर रहा हूँ। सब बच्चे अपना अपना बैग लेके जाते हैं, तो इस संबंध का कुछ ना और नाम होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप और आपके दोस्त जब भविष्य में शादी करेंगे तो सबकी पत्नियां अलग अलग होंगी, सबकी पत्नियां अलग अलग, वैसे ही जैसे सबके बैग अलग अलग होते हैं, है ना। अब मान के चलो कि वही बैट वाला एग्जाम्पल, सबसे अच्छा बैट वाला एग्जाम्पल लगता है मुझे, क्योंकि रिलेटेबल है, क्योंकि सबके पास सिंगल अपने अपने बैट होते नहीं है ना। सब अपने आप बैट लेके, क्या होता है, 4-5 लड़कों का ग्रुप है मान लो, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके दोस्त लोग, आप 10 दोस्त हैं और आपने सोचा कि आज क्रिकेट खेलने जाना है। ठीक है, हो सकता है अब आपके पास सबके पास बैट हो, लेकिन आज से 5 साल पहले 10 साल पहले तो ऐसा नहीं होता था। फिलहाल के लिए मान के चलिए आपके 10 दोस्तों में से केवल आपके पास एक बैट है, बाकी 10 उनके पास बैट नहीं है, तो आप सबके साथ जाओगे केवल एक सिंगल बैट लेके, उसी बैट से सबने खेलना है। तो उन सब का संबंध एक सिंगल बैट के साथ है, लेकिन जो बैग वाला, जो बस्ते वाला संबंध था, उसमें सबके पास अलग अलग बस्ता था। तो इन दोनों प्रकार के संबंधों को एक नाम दिया जाता है बेटा। ठीक है, चलिए, तो क्या होता है इन संबंधों का नाम, आइए इनके बारे में डिस्कस करते हैं और इस प्रकार के संबंधों को क्या बोलते हैं, या फिर ऐसे बोलूं कि संबंध और फिर फलन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये जो उदाहरण मैंने आपको दिए कि इनको फलन भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ये सब बारे में अभी डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहला संबंधों का जो प्रकार है, नंबर 1, ये होता है बेटा स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलता है बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? जैसे कि अगर मैं बोलूं, आप यहाँ पे गांधी जी का एक कोट भी सुन सकते हैं। गांधी जी ने बोला था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अगर आप कोई संसार में कोई चेंज देखना चाहते हैं, कोई परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत खुद से करनी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं आपके गली मोहल्ले में साफ़ सफाई हो, तो अपने घर से साफ़ सफाई करना स्टार्ट करें, है ना। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ बदलनी है तो खुद से बदलनी पड़ती है, सबसे पहले खुद से शुरुआत करनी पड़ती है, खुद स्वयं। अब आप देख सकते हैं संबंधों का जो पहला प्रकार है उसके नाम में स्वतुल्य है। इसका जो नाम है वह है स्वतुल्य। इसका अगर आप तोड़ेंगे तो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, 2 वर्णों से है। एक तो है स्व, एक है तुल्य। स्व का मतलब होता है स्वयं से, खुद से, और तुल्य मतलब तुलना करना, खुद से तुलना करना, यानी कि किसी संबंध को खुद पर अप्लाई करना। किसी संबंध को खुद पर, मान लो, क्या कोई व्यक्ति खुद का चाचा बन सकता है, खुद का पापा बन सकता है,
क्या मैं खुद का भाई बन सकता हूँ? नहीं। कोई संबंध खुद पर अप्लाई करो, पता चल जाएगा कि वह संबंध स्वतुल्य है कि नहीं है। तो चाचा का, दादा का, नाना का, पापा का, ये संबंध स्वतुल्य होते ही नहीं है। मान लीजिए आपके पास एक समांतर रेखा है, मान लो ये एक रेखा है, इस रेखा का नाम है एल। क्या रेखा खुद के समांतर है? हाँ, प्रत्येक रेखा खुद के समांतर बोली जाती है ना। और मान के चलो कि जैसे अगर मैं बोलूं कि कोई संबंध खुद पर अप्लाई करना है, तो मान लीजिए अगर कोई संबंध है कि संख्या को खुद से माइनस करके दो से भाज्य होनी चाहिए, 2 से भाज्य होनी चाहिए। तो क्या होता है, कोई संख्या को खुद से माइनस करेंगे, क्या 2 से भाज्य हो जाती है? होती है। किसी भी संख्या को खुद से माइनस करोगे तो 0 आता है, और 0 2 से भाज्य हो जाता है। चाहे आप 2 - 2 करें, चाहे आप 3 - 3 करें, चाहे आप 4 - 4 करें, प्रत्येक संख्या को खुद से माइनस करने के बाद 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो इसी प्रकार के संबंध, यानी कि किसी भी संबंध को जब खुद पर अप्लाई किया जाता है बेटा, तो हम उसको बोलते हैं कि यह एक स्वतुल्य संबंध है। इसकी जो कंडीशन होती है आपको ध्यान रखनी है कि A, बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब होता है बेटा रिलेशन, यानी कि जब किसी संबंध को, किसी अवयव को स्वयं पर ही अप्लाई किया जाता है, मतलब यह अवयव खुद पर ही उस संबंध को अप्लाई करेगा, वह अवयव खुद पर ही उस संबंध को जब अप्लाई कर दे तो उसको हम बोलते हैं बेटा स्वतुल्य संबंध। अब इसका एक एग्जांपल हम करेंगे एकदम कंबाइंड। चलिए अब आ जाते हैं सेकंड प्रकार की तरफ, जो कि है बेटा सेकंड प्रकार, जो कि होता है सममित संबंध। सममित संबंध, इसको इंग्लिश में बोलता है बेटा सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन? आइए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्पाइडरमैन है, ये इसको बोल रहा है कि तू मेरे जैसा दिखता है, और ये इसको बोल रहा है तू मेरे जैसा दिखता है। या फिर आपने कभी शीशे में अपने आप को देखा होगा, तो आपको अपना प्रतिबिंब दिखा होगा, सेम लोग दिखते हैं ना आपस में, ऐसे। तो सममित का मतलब क्या होता है? ऐसा संबंध जो इधर भी जो रिवर्सिबल होता है। केमिस्ट्री में आप ये टर्म पढ़ते होंगे, उत्क्रमणीय, शायद ये हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसी अभिक्रिया को रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं केमिस्ट्री में। ऐसी अभिक्रियाएं जो इस तरफ भी चलती हैं, इस तरफ भी चलती हैं, दोनों तरफ चल सकती हैं, उनको हम रिवर्सिबल बोलते हैं। और ऐसा संबंध जो दोनों तरफ लागू होता है, मान के चलिए 2 हाथ हैं, ये जो हाथ है ये वाला, ये है दादाजी, ये है पोता, दादाजी पोता। दादाजी जब पोते को पुकारेंगे तो क्या बोलेंगे? पोते इधर आ। क्या पोता भी दादाजी को पोता ही कहकर पुकारेगा? यानी कि जो संबंध है वो सेम नहीं फैल रहा है ना। यानी कि देखो एक बार फिर से देखिए, ये है, मान लीजिए ये है 2 दोस्त मान लो, ठीक है। चलो मैं अभी इसका एग्जांपल यहाँ पे पीछे देता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे कि ये है बहुत अच्छा एग्जांपल। ये मान लीजिए 2 दोस्त हैं, ठीक है। ये दो हैं आपस में दोस्त, ये आपस में फ्रेंड्स हैं, या फिर भाई मान लो इनको। ये 2 दोस्त हैं आपस में। ये इसको जब आवाज लगाएगा तो बोलेगा, ओए दोस्त, तू मेरा दोस्त है भाई। ये जब इसको आवाज लगाएगा तो ये भी इसको बोलेगा, तू मेरा दोस्त है भाई। यानी कि ये संबंध चेंज नहीं हो रहा। अगर ये इसको आवाज लगा रहा है तो भी दोस्त बोल रहा है, ये इसको आवाज लगा रहा है तो भी दोस्त बोल रहा है। संबंध चेंज नहीं हुआ, चाहे उधर से आवाज लगे चाहे इधर से आवाज लगे, संबंध चेंज हुआ ही नहीं। दोस्तों में तो ऐसे चलता है। क्या भाइयों में यही चलेगा? हाँ, भाइयों में भी ऐसे चलेगा। अगर 2 भाई आपस में खड़े हैं तो ये वाला भी इसको भाई बोल सकता है, ये भी इसको भाई बोल सकता है, संबंध बिगड़ेगा नहीं। 2 बहनें आपस में खड़ी हैं तो भी सही चलेगा, ये इसको बहन बोलेगी, ये भी इसको बहन बोलेगी। एक भाई और एक बहन खड़ी है, एक भाई खड़ा है और एक बहन खड़ी है आपस में, तो क्या चलेगा? नहीं, तब नहीं चल पाएगा। ये इसको भाई बहन बोलेगा, लेकिन ये इसको बहन थोड़ी ना बोलेगी वापस, ये तो इसको भाई बोलेगी। यानी कि इधर से भाई की आवाज आई, इधर से बहन की आवाज आई, सेम आवाज नहीं आ रही है। जब सेम आवाज आती है तो हम बोलते हैं सममित है संबंध। दादा पोते में भी सेम ऐसा नहीं चलता। जो बच्चा है वो दादा बोलेगा, उधर से वो उसको पोता बोलेगा, संबंध सेम नहीं है। संबंध सेम यहाँ पे है, ये भी इसको दोस्त बोल सकता है, ये भी इसको दोस्त बोल सकता है, लेकिन एक दूसरे को दादा कहकर थोड़ी ना पुकारेंगे ये, या एक दूसरे को पोता कहकर नहीं पुकार सकते। ये समझ में आ रहा है? तो ये इसको दादाजी बोलेगा बच्चा, दादा, और ये इसको या बेटा बोलेगा, पोता बोलेगा। चलो सही है। तो ये वाला संबंध जो है बेटा सममित नहीं है, इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, सममित नहीं है। और ये वाला हमारा सममित है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके चारों ओर। जो पारिवारिक संबंध होते हैं ना, कुल मिला के देखो, सबसे पहले हमने सबसे पहला स्वतुल्य पढ़ा था।
कोई भी पारिवारिक संबंध ऐसा है ही नहीं जो स्वतुल्य होता है। कोई खुद का पापा कैसे बनेगा बताओ, कोई खुद का चाचा कैसे बनेगा, कोई खुद का दादा, कोई खुद का नाना, कोई खुद का ताऊ कभी नहीं बन सकता। यानी कि जो पारिवारिक संबंध होते हैं, अगर आपके पास एमसीक्यू आ गया एक्स स्वयं का या फिर एक्स और वाई के बीच में पिताजी का संबंध है, एक्स और वाई के बीच में पिताजी का संबंध है, तो आपने बताना है कि क्या यह स्वतुल्य होगा। नहीं, पिताजी का संबंध स्वतुल्य होता ही नहीं है। कोई खुद का पापा कैसे बनेगा। क्या पिताजी का संबंध सम्मित होता है। नहीं, सम्मित भी नहीं होता। सम्मित केवल दोस्ती और भाइयों और बहनों के बीच में ही चलता है। दो दोस्त अगर बैठे हैं तो सम्मित होगा, दो भाई अगर आपस में खड़े हैं तो सम्मित होगा, दोनों बहनें हैं अगर तो भी सम्मित होगा, लेकिन एक भाई और एक बहन तब सम्मित नहीं होगा। ठीक है, तो सम्मित केवल इतना ही होता है, केवल भाइयों, दोस्तों और बहनों के बीच में ही सम्मित पाया जाता है। तो इतना ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो सममित की जो कंडीशन है उसको आपने बेटा ध्यान रखना है। सममित की कंडीशन क्या होती है, अगर दो लोग किसी संबंध को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि दो दोस्त और दोस्त, ये एक दोस्त ये है, एक दोस्त ये है, अगर मैं संबंध इनकी ऑर्डर चेंज कर दूं, यानी कि बी को आगे लिख दूं और ए को पीछे लिख दूं, तो भी अगर उस संबंध को फॉलो करेंगे तो हम बोलते हैं कि सम्मित संबंध है ना। मैंने दोस्तों को उल्टा पुल्टा किया था, उसने आवाज लगाई, इसने आवाज लगाई, दोनों ने एक दूसरे को दोस्त ही बोला। लेकिन उसके विपरीत जब एक पापा और एक बच्चा आपस में खड़े होंगे तो एक दूसरे को पापा पापा थोड़ा ना बोलेंगे, बच्चा भी पापा बोल रहा है, पापा भी बच्चे को पापा ही बोल रहा है, ऐसा नहीं चलता ना। क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं बेटा लास्ट प्रकार, जिसका नाम है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध तीसरा प्रकार है, संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। आपने संक्रामक बीमारी के बारे में सुना होगा, संक्रामक बीमारी है ना, कंटेजियस डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस सुना होगा ना, कोरोना हो गया है ना, सर्दी जुकाम, ये सब हमारी संक्रामक बीमारियां होती हैं। आपके परिवार में किसी एक को सर्दी जुकाम हो जाएगा तो आपके सारे घर वालों को हो जाएगा, मम्मी को, पापा को, अगर आपको हो गया तो। ठीक है, अगर डिस्टेंस मेंटेन करके नहीं रखा तो। वैसे ही कोरोना था, मान लीजिए एक बीमारी इसको थी, वो बीमारी ये दोनों आपस में मिले, ठीक है, इसको हुआ जुखाम, इसको हुआ जुखाम, ये मिला इससे, इसको भी हो जाएगा जुखाम। ठीक है, अब ये जो पहला वाला व्यक्ति है तीसरे वाले से कभी जिंदगी में मिला ही नहीं। क्या आप चाइना के किसी आदमी को जानते हो? नहीं जानते ना, देखे होंगे आपने टीवी में। लेकिन चाइना की बीमारी इंडिया तक कैसे पहुंच गई, या चाइना की बीमारी इतना दूर अमेरिका कैसे पहुंच गई? एक आदमी दूसरे आदमी से मिला, दूसरा आदमी तीसरे से मिला, तीसरा आदमी किसी इंडियन से मिला, किसी इंडियन कोई केरला वाले से मिला, केरला वाला बिहार वाले से मिला, बिहार वाला एमपी वाले से मिला, ऐसे ऐसे करके बीमारी फैलती गई। तो ये कभी उससे मिला ही नहीं, लेकिन ये इससे तो मिला है। हाँ, लेकिन ये इससे मिल गया एक बार हाथ मिलाते हुए, तो जब ये इससे मिला तो ये बीमारी इसको ही फैल गई। यानी कि टोटली हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यही बीमारी शुरुआत से अंत में पहुंची है ना, सही बीमारी शुरुआत से अंत में पहुंच गई। तो इसी को बोलते हैं बेटा हमारा संक्रामक संबंध। ऐसा संबंध जो एक व्यक्ति से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, कुल मिला के पहले से लास्ट वाले को जब पहुंच जाती है तो उसको हम बोलते हैं संक्रामक संबंध। यानी कि अगर हमारा कोई संबंध ए कॉमा बी के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में अगर कोई संबंध है, दो व्यक्तियों के बीच में अगर कोई संबंध है, तथा वही संबंध इस दूसरे वाले और तीसरे के बीच में, यानी कि बी और सी के बीच में है, और अगर वही संबंध पहले और लास्ट वाले के बीच में हो जाए, पहले और लास्ट यानी कि ए और सी के बीच में हो जाए, तो इस संबंध को हम क्या बोलते हैं बेटा? संक्रामक संबंध, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी ये चीज कि संक्रामक संबंध क्या होता है, स्वतुल्य संबंध क्या होता है। चलिए बेटा, तो आइए चेक करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये हमारा एक क्वेश्चन है, जैसे कि देखिए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए, एक माना कि एक समुच्चय n है, इसमें आपके पास दे रखा है a बराबर b माइनस टू, a बराबर b माइनस टू, और यहाँ पे लिख रखा है कि b का मान 6 से बड़ा रखना है। इसमें b की वैल्यू 6 से बड़ी ही रखनी है आपको, साफ साफ यहाँ पे दे रखा है b शुड बी ग्रेटर देन 6। तो b का मान आप क्या क्या रख सकते हो, यानी कि b का मान आप 7 रख सकते हो, 6 भी नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है, 7 रख सकते हो, 8 रख सकते हो, 9 रख सकते हो, वगैरह वगैरह। तो मान लो सबसे पहले आपने b की जगह पे 7 रखा, तो a का मान कितना आएगा बताइए? a का मान कितना आएगा?
ए का मान आ जाएगा 5, यानी कि जो हमारा पहला क्रमित युग्म बनेगा, पहला जो जोड़ा है जो इस संबंध को सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा एक संबंध है, इस संबंध का पालन करने वाला पहला जोड़ा क्या बना भाई, ए की वैल्यू 5 आ रही है, कब, जब हमने बी की जगह पे 7 रखा, तो पहला जोड़ा हमारा 5,7 बन गया। तो क्या वहाँ पे 5,7 है? नहीं है। आइए दूसरा चीज़ ट्राई करते हैं। चलिए बी की जगह पे 8 रख के देखो, बी की जगह पे 8 रख के देखते हैं, क्या बी की जगह पे 8 रख के हो जाएगा? देखते हैं। अगर मैं बी की जगह पे 8 रखता हूँ, यानी कि 8 - 2 करता हूँ, तो ए की जगह पे 6 आ जाएगा, यानी कि जो दूसरा जोड़ा बन रहा है, ए की जगह पे 6 आया जब बी की जगह पे हमने 8 रखा था। इसको 8,6 नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि भैया हमको ए को पहले लिखना है, बी को बाद में लिखना है। तो दूसरा जोड़ा जो 6,8 बन रहा है वो यहाँ पर अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर सी है बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए ये देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बेटा, संबंधों की संख्या निकालने का सूत्र बताया था। संबंधों की संख्या, कितने संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं, तो फॉर्मूला आपको बताया था ना। फॉर्मूला क्या बताया था? 2 की पावर Na गुणा Nb, यही था ना। लेकिन मैंने आपको बताया है ये भी कि यहाँ पे तो केवल एक ही समुच्चय है, यहाँ पे तो b है ही नहीं। तो जब b नहीं होगा तो खुद से ही संबंध बनाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे Na हो जाएगा, दोनों का दोनों सेम हो जाएगा, Na ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे b की जगह पे a से ही खुद से करना पड़ेगा उसका। अब बहुत ज़्यादा इजी है बेटा, बताओ कितना? Na का मतलब है कि a में कितने अवयव हैं, तो a में बेटा 3 अवयव हैं, a में 3 अवयव, 2 बार लिख देंगे तो 2 की घात 9 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। देखो ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले ये क्लास 11th का क्वेश्चन है, कभी कभार एमसीक्यू में आ जाता है 12th में भी। Na बराबर 3 दिया है, Nb बराबर 2 दिया है, आपको Na क्रॉस बी निकालना है, तो क्या करते हैं? Na क्रॉस बी के लिए इसको गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब बढ़ते बेटा आगे की तरफ। अब आ जाते हैं फंक्शन, हमारा अगला टॉपिक जो कि है फंक्शन, यानी कि फलन। क्या होता है बेटा फंक्शन? फंक्शन ऐसी चीज जो क्या हो, इनपुट डालने पे आउटपुट दे, यानी कि एक ऐसा फंक्शन एक ऐसी गणितीय एक्सप्रेशन है, एक ऐसी अभिव्यक्ति है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसी मशीन है। फंक्शन एक प्रकार की मशीन है। मशीन क्या करती है? इनपुट डालते हैं, आउटपुट निकालते हैं। कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन भी एक प्रकार की मशीन ही तो है। कंप्यूटर एक प्रकार की मशीन है, उसमें इनपुट डालते हैं तो आउटपुट निकालता है ना। तो उसी प्रकार से फंक्शन भी एक प्रकार की मशीन है। क्या है? एक प्रकार की मशीन। इनपुट डालो, आउटपुट निकालो, इनपुट डालो और आउटपुट निकालो। आपने क्लास 11th में फंक्शंस के बारे में पढ़ा होगा अच्छे से, है ना। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें इनपुट डालने पर आउटपुट निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम fx है, x²। ये एक फंक्शन है। क्यों है ये फंक्शन बेटा? क्योंकि इसमें x की जगह पे आप वैल्यू डालोगे तो आंसर निकलता रहेगा। वैल्यू डालो, आंसर निकलेगा। वैल्यू डाल के देखो, वैल्यू डाल के तो देखो। आप मान लीजिए यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन मान लीजिए साइन एक्स। साइन एक्स भी एक प्रकार का फंक्शन है। एक्स की जगह पे आप अलग अलग वैल्यूज डालो, अलग अलग आंसर निकलेगा। साइन की जगह पे 0 डालोगे तो 0 आएगा। साइन की जगह पे 30 डिग्री डालोगे तो आंसर 1/2 आ जाएगा। 60 डिग्री डालोगे तो √3/2 आ जाएगा। 90 डालोगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे कैसे करके एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ पे कुछ ना कुछ आंसर निकलता रहेगा। हो सकता है ऐसा कि बहुत सारी वैल्यूज़ पे सेम आंसर भी हो जाए। जैसे आपको पता होगा बेटा कि अगर आप एक्स की जगह पे 0 डालोगे और एक्स की जगह पे अगर आप 180 भी डालोगे तो दोनों की वैल्यू सेम होती है। साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, यहाँ तक कि साइन 360 की वैल्यू भी 0 होती है। तो यानी कि साइन की वैल्यू रिपीट करती है ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे x का मान हर वैल्यू पे रिपीट, बहुत सारी वैल्यूज पे रिपीट करता है। जैसे कि x² अगर आप फलन को देखें तो x² में भी अगर आप 2 अलग अलग वैल्यूज डालेंगे तो सेम आंसर आता है। देखो अगर आप x की जगह पे -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन अगर आप इसी x की जगह पे +1 भी डाल दोगे तो भी 1 आता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वैल्यू पे अलग अलग आंसर आएगा। हर वैल्यू पे अलग अलग आंसर नहीं आता। ये कभी कभी पॉसिबल है, कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है।
तो इसी प्रकार से फलनों के प्रकार डिसाइड होते हैं कि भैया उनके जो आंसर आ रहे हैं, जो आउटपुट आ रहे हैं, ये जो आउटपुट होता है बेटा इनको हम प्रतिबिंब बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं साइन एक्स में साइन की जगह पे 0 डाल दूंगा, एक्स की जगह पे अगर मैं 0 डालता हूं तो उसका आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि साइन 0 का जो प्रतिबिंब है वो 0 है। उसी प्रकार से अगर मैं x की जगह पे 30 डिग्री डालता हूं तो 30 डिग्री जैसी पुट करोगे तो साइन 30 का मान 1/2 हो जाता है, यानी कि 30 डिग्री का जो प्रतिबिंब है, जो आउटपुट है, आउटपुट को सिंपली भाषा में यहाँ पे प्रतिबिंब बोला जाता है। यानी कि किसी फंक्शन में जो वैल्यू पुट की जाती है, उस वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आता है, आंसर जो आउटपुट है, उस आउटपुट को प्रतिबिंब बोला जाता है। तो 30 डिग्री का प्रतिबिंब 1/2 है, 0 का प्रतिबिंब 0 है। लेकिन यहाँ पे देखो -1 का प्रतिबिंब 1 आ रहा है, और प्लस का, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और प्लस का स्क्वायर तो प्लस ही रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो संख्या, अलग अलग संख्याओं का प्रतिबिंब सेम है। तो इस प्रकार के फलन को कुछ और बोलते हैं, और जब सबका आंसर अलग अलग आता है तो उसको भी हम कुछ और बोलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास फलनों के प्रकार बच्चा डिसाइड होते हैं। तो आइए फलनों के प्रकार के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फलन का जो पहला प्रकार है बेटा, फलन का जो प्रकार है उसके बारे में हमको डिस्कस करना है कि जो पहला प्रकार है बेटा इसको हम बोलते हैं एकैकी फलन। एकैकी फलन, एकैकी फलन को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा 1-1 फंक्शन। एकैकी फलन क्या होता है? एग्जाम्पल आपके सामने है। भविष्य में जब आप और आपके दोस्त शादी करेंगे तो सबकी पत्नियां अलग अलग होंगी, सबके प्रतिबिंब अलग अलग होंगे। सबके प्रतिबिंब, जब सभी संख्याओं के प्रतिबिंब अलग अलग होते हैं तो ऐसे फलन को हम एकैकी फलन, उसके नाम में है बेटा 1-1। 1-1 का मतलब है सभी संख्याओं का प्रतिबिंब अलग अलग होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? एकैकी फलन बोलते हैं। एकैकी मैपिंग भी बोलते हैं इसको, एकैकी प्रतिचित्रण भी इसको बोला जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एकैकी फलन क्या होता है। बैग वाला एग्जाम्पल भी बढ़िया है। सबके पास अपना अपना पिट्ठू बैग होता है जब आप स्कूल जाते हैं, तो वो भी एक एकैकी फलन है। एकैकी संबंध भी आप उसको बोल सकते हो एक प्रकार से, क्योंकि संबंध फलन हमारे पास होते ही हैं। कभी कभी संबंध फलन होता भी है, कभी कभी फलन संबंध होता भी नहीं है। फलन संबंध होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे कि कब फलन संबंध होगा, कब संबंध फलन होगा, ये सब बारे में अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको जानना है कि एकैकी फलन क्या होता है बेटा, तो एकैकी फलन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो पत्नियों वाला, यानी कि सबकी पत्नियां अलग अलग होंगी। मान लीजिए एक फंक्शन है, ये हमारा पहला समुच्चय, वही संबंध की तरह है बेटा। संबंध स्थापित करने के लिए दो समुच्चय चाहिए होते हैं, फंक्शन के लिए भी दो समुच्चय चाहिए। एक समुच्चय वह जहां से आप वैल्यू पुट करेंगे, और एक समुच्चय उन संख्याओं का जहां पे आंसर आएंगे, है ना। आप मान लीजिए 1 पुट कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो 1 इधर होगा। आप मान लीजिए 2 पुट कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 इधर होगा। 2 यहाँ से लिखा, 4 यहाँ पे। तो मान लीजिए जो पहला समुच्चय होता है बेटा, इसको हम प्रांत बोलते हैं। ठीक है, जहां से वैल्यू पुट की जाती है, जिन संख्याओं को उठा के फंक्शन के अंदर रखा जाता है, उनको प्रांत बोलते हैं, डोमेन। और जो दूसरा समुच्चय होता है जहां से आंसर आते हैं, उसको हम सहप्रांत बोलते हैं, यानी कि कोडोमेन। डोमेन, कोडोमेन। तो हमारा जो एकैकी फलन होता है वो कैसा दिखाई देता है, देखो अभी दिखाते हैं। ये देखो, मान लीजिए ये हमारे प्रांत के अवयव हैं, ये सहप्रांत के अवयव हैं। ठीक है, तो अब हमको करनी है बेटा मैपिंग। तो मैपिंग करने के लिए मान लो 1 का प्रतिबिंब A है, 2 का प्रतिबिंब B है, 3 का प्रतिबिंब C है, और 4 का प्रतिबिंब D है। तो क्या सभी संख्याओं के प्रतिबिंब अलग अलग हैं? हाँ, सभी संख्याओं के प्रतिबिंब अलग अलग हैं। 1 का प्रतिबिंब A है। क्या दो संख्याओं का सेम प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है? नहीं। तो क्योंकि सभी संख्याओं के प्रतिबिंब अलग अलग हैं, तो इसका मतलब यह एक एकैकी फलन है। तो बहुत ज़्यादा इजी है बेटा, एकैकी फलन बहुत ज़्यादा इजी। ठीक है, इसकी मैथमेटिकल जो कंडीशन है बेटा वो आपको ध्यान रखनी है कि f(x1) बराबर यदि f(x2) हो तो x1 बराबर x2 अगर हो जाए तो इसको हम बोलते हैं एकैकी फलन। ठीक है, एकैकी फलन के बारे में आपको ध्यान रखना है बेटा। चलिए, इसी का उल्टा बहुएकी फलन, सेम इसी का उल्टा है बेटा, बहुएकी। वही क्रिकेट बैट वाला एग्जांपल, बहुत सारे बच्चों का एक सिंगल बैट। बहुएकी यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन,
मैनी वन फंक्शन क्या होता है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैनी वन फंक्शन क्या होता है? जैसे कि इतने सारे दोस्त हैं, इनके पास खेलने के लिए केवल एक बैट होगा, सिंगल। पूरे मोहल्ले के पास केवल एक सिंगल बैट, उसी से खेलने जाते हैं। तो सबसे पहले जब भी खेलने जाएंगे तो उस बच्चे को ही बुलाना पड़ता है, उस भाई को ही बुलाना पड़ता है, उस दोस्त को ही बुलाना पड़ता है इसके पास बैट है। और अगर वो आउट हो जाएगा जल्दी तो वो अपना बैट लेके भी चला जाएगा घर जल्दी। ठीक है बेटा, तो आपको ये एग्जांपल बहुत रिलेटेबल भी लग रहा होगा, क्योंकि हम सबके साथ ये ऐसा होता ही होता है। ठीक है बेटा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या चल रहा है यहाँ पे बहुएकी में। तो बहुएकी में क्या होगा, देखो मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया बेटा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मान लो एक हमारे पास, जैसे कि आपके पास, मैं सीधा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मान लो आपने इस फलन के बारे में सुना होगा, मापांक फलन के बारे में आपने सुना होगा। इसको हम मॉड फंक्शन बोलते हैं बेटा, मॉडुलस फंक्शन। इसके बारे में सबने सुना होगा। क्या होती है इसकी खासियत? अगर आप इस फंक्शन में x की जगह पे, इस फंक्शन में x की जगह पे -1 रखोगे, रखो -1, अगर आप इसमें -1 रखते हो बेटा तो आंसर कितना आएगा बताइए? -1 रखने पर आंसर आ जाएगा प्लस का 1, प्लस का 1 आ जाएगा, है ना। इसमें -1 रखते हैं तो आंसर प्लस बन जाता है। ये जो मॉड होता है बेटा, इसकी खासियत होती है नेगेटिव नंबर को ये पॉजिटिव बना देता है, संख्याओं को चेंज नहीं करता, केवल माइनस को प्लस कर देता है। और मान के चलिए आपने इसमें x बराबर प्लस का 1 रख दिया, तो तब क्या आंसर आएगा? तो प्लस का 1 रखने पर भी प्लस का 1 ही आएगा। प्लस को माइनस नहीं करता, ये केवल माइनस को ही प्लस करता है, प्लस को प्लस ही रहने देता है। तो आप देख सकते हो दो अलग अलग संख्याओं का सेम प्रतिबिंब, दो अलग अलग इनपुट्स का सेम आउटपुट आ रहा है। तो ऐसे ही मैपिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे ही मैपिंग को हम क्या बोलते हैं? एक बहुएकी मैपिंग बोलते हैं। उसके नाम में ही है। जहाँ जब इसके विपरीत एकैकी क्या था? उसके नाम में एकैकी है, यानी कि सबका एक एक प्रतिबिंब होगा। और बहुएकी यानी कि बहुत सारों का एक सिंगल प्रतिबिंब होगा, मैनी वन, है ना। यानी कि इन दोनों का एक सेम संख्या के साथ संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, तो एक प्रकार से संबंध ही है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे था हमारे पास यह एक संबंध। ओके, चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम इसका। चलिए एक एग्जाम्पल आपने मुझे कमेंट करके बताना है, इसका एक और एग्जाम्पल क्या आपको लग रहा है। सोचना है आपने कि आपको इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल और देना है, बहुएकी फलन का एक एग्जाम्पल और देना है आपने। ठीक है, चलिए अगर आपके दिमाग में आएगा तो कमेंट करके बताना है बेटा आपने। ये मॉड x है जैसे, यानी कि दो संख्याओं का सेम प्रतिबिंब आ रहा है, दो अलग अलग संख्याओं का सेम आंसर आ रहा है। ऐसे ही आपने मुझे एक और फंक्शन सोच के बताना है कि एक ऐसा फंक्शन जो बहुएकी होता है। कमेंट करके आपने मुझे बताना है बेटा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तीसरा प्रकार जो कि है बेटा आच्छादक फलन। आच्छादक फलन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फलन। मान के चलिए ये, ठीक है, ये है आपके दोस्तों का ग्रुप। इस दोस्तों के ग्रुप में एक का नाम है एक का नाम है x, एक का नाम है y और एक का नाम है z। ठीक है, ये आपका दोस्तों का ग्रुप है। ये दोस्तों के ग्रुप गए एक पार्टी में। ठीक है, एक पार्टी है, पार्टी का नाम है B। एक पार्टी में गए और पार्टी में बहुत सारी चीज़ें खाने की हैं। उन खाने वाली चीज़ों का नाम है P, Q और R। ठीक है, ये आपके दोस्तों के नाम है, आपके दोस्त का नाम है X, Y और Z। और एक पार्टी में आप गए, एक रेस्टोरेंट में गए, मान लो आप, उस रेस्टोरेंट में 3 खाने की चीज़ें हैं, P, Q, R। आच्छादक का मतलब होता है बेटा कि आच्छादित कर देना, ढक देना, किसी भी चीज़ को ना छोड़ना। छोड़ना नहीं है कुछ भी चीज़ को, सबको खा लेना है, सब चीज़ खा लेना है। यानी कि जब सहप्रांत, मैंने आपको बताया था दूसरा जो समुच्चय होता है उसको सहप्रांत बोलते हैं। मैंने आपको बताया था दूसरे समुच्चय को क्या बोलते हैं? सहप्रांत बोलते हैं। तो जब प्रांत वाले अवयव सहप्रांत वाले अवयवों के साथ जोड़ा बना लेते हैं, यानी कि किसी को नहीं छोड़ते, यानी कि सहप्रांत में जब सबके पास एरो आ रहा होगा, सहप्रांत में जब सबके पास आच्छादित कर दिया ना इन्होंने, इसी का नाम इसलिए आच्छादक फलन है। प्रांत के अवयवों ने ढक दिया है सहप्रांत को अच्छे से, ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो छूट गया हो, तो यह फलन हमारा आच्छादक फलन होता है। तो आप इसको लिखने का एक तरीका ये भी है बेटा कि हमारा जो फंक्शन होता है वो ठीक बराबर होता है बी के।
फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो बी के बराबर होती है। देखो ये क्या है, ये फंक्शन की वैल्यूज ही तो हैं, फंक्शन के जो मान आते हैं वो यहीं पे तो होते हैं, फंक्शन की जो वैल्यूज होती हैं वो दूसरा समुच्चय होता है, तो बी के बराबर आ जाता है एग्जैक्ट। बी के बराबर मतलब एग्जैक्ट, उसमें एक भी संख्या छूटेगी नहीं, सभी संख्या किसी ना किसी का आंसर आएंगी। तो ये हमारे आच्छादक फलन की कंडीशन है बेटा, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि आच्छादक फलन में क्या होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो एग्जाम्पल था जो मैंने एक एक ही वाला बताया था, ये एक एक ही तो है, क्या ये आच्छादक है बताओ? क्या प्रांत वाले अवयव सह प्रांत के हर एक अवयव को ढक पाए? क्या कोई अवयव है जो छूट गया? वो ई दिख रहा होगा तुमको, ई पे एरो ही नहीं आया है ना, इसका मतलब यह आच्छादक नहीं है। इसका मतलब जो आच्छादक नहीं होता उसका भी तो कुछ नाम होगा। तो बेटा यहां से आ जाता है एक चौथा प्रकार जिसको हम बोलते हैं अंतःछेपी फलन। तो चौथा प्रकार, लास्ट प्रकार है अंतःछेपी। अंतःछेपी इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इनटू। एग्जाम्पल आपके सामने ही है, जो आपने स्टार्टिंग में बनाया था वही इसका एग्जाम्पल है। जैसे कि मान लीजिए, ठीक आच्छादक का उल्टा, आच्छादक का उल्टा है बेटा ये। आच्छादक में क्या होता है? आच्छादक में होता है कि सहप्रांत के हर एक अवयव पर एरो आ रहा होता है। यहां पे ऐसा नहीं होता, यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे होगा कोई ना कोई अवयव छूट जाएगा। मान लो यहां पे है ए बी सी डी और यहां पे है एक्स वाई जेड पी क्यू, बहुत सारे अवयव है मान लो। चलिए अब हम करते हैं मैपिंग। ये जो एरो मैं लगा रहा हूँ इसको बोलते हैं मैपिंग इंग्लिश में, ठीक है। तो मान लो इसका इसके साथ संबंध है, इसका इसके साथ संबंध है, ये इसका प्रतिबिंब है, ये इसका प्रतिबिंब है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे एक अवयव जो है छूट गया, ये क्यू किसी का प्रतिबिंब ही नहीं है, क्यू से किसी ने दोस्ती नहीं करी, क्यू से किसी ने संबंध ही नहीं बनाया। तो क्योंकि एक अवयव छूट गया, तो जब कुछ ना कुछ छूट जाता है बेटा तो इसको हम बोलते हैं अंतःछेपी फलन। ये आच्छादक नहीं है, आच्छादित हो ही नहीं पाया इस बार मामला, है ना बेटा, तो आच्छादक फलन नहीं कहलाएगा। तो जो फलन तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, कुल मिला के समराइज करने के लिए, जो फलन आच्छादक नहीं होता वह फलन अंतःछेपी होता है। इसका उल्टा भी सही होगा, अगर कोई फलन अंतःछेपी है तो वह आच्छादक नहीं होगा, या कोई फलन अगर अंतःछेपी नहीं है तो वह आच्छादक हो जाएगा। ये दोनों आपस में उल्टा पुल्टा चलते हैं। अगर कोई फलन आच्छादक है तो वो अंतःछेपी नहीं होगा, अगर कोई फलन अंतःछेपी है तो वो आच्छादक नहीं होगा। एकैकी और बहुएकी का भी ऐसी है, अगर कोई फलन एकैकी है तो वो बहुएकी नहीं होगा, और कोई फलन अगर बहुएकी है तो वो एकैकी नहीं होगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको बताया था कि आच्छादक में ये ठीक इसके बराबर होता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि वैल्यूज ठीक बराबर नहीं है, एक छूट रहा है ना, तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं बेटा कि हमारा जो फंक्शन होता है वो एग्जैक्टली बराबर नहीं होता, वो सबसेट होता है बी का। सबसेट यानी कि बेटा उपसमुच्चय, उपसमुच्चय होगा, ठीक बराबर नहीं होगा। ठीक बराबर होने के लिए तो सब पे एरो चाहिए, ठीक बराबर होने के लिए तो सबके पास एरो चाहिए, जो कि है नहीं यहाँ पे अभी फिलहाल, ठीक है बेटा। तो ये था। और एक लास्ट प्रकार होता है जो कि अलग से नहीं है कुछ, इसको हम बोलते हैं बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, इंग्लिश में इसका नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा एकैकी आच्छादक फलन। ऐसा फलन जो एकैकी आच्छादक दोनों होता है उसको बोला जाता है एकैकी आच्छादक। ऐसा फलन जो एकैकी आच्छादक तथा आच्छादक दोनों होता है, आच्छादक दोनों होता है, ऐसे फलन को ही हम बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फलन बोलते हैं। बाई का मतलब होता है बेटा दो, ऐसा फलन जो दो की प्रॉपर्टीज को होल्ड करके रखता है, ऐसा फंक्शन जो दो समुच्चयों की प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखता है, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए, जैसे कि एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ये आपको दे रखा है, जैसे चलिए बेटा, एक समुच्चय ये है, एक समुच्चय ये है, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय बी है। ए में आपको तीन अवयव दिख रहे होंगे, एक है एक्स, एक है वाई और एक है जेड। बी में भी आपको दो समुच्चय दिख रहे, तीन संख्याएं दिख रही होंगी, यू वी और डब्ल्यू। अब आपको करनी है मैपिंग, यानी कि तीर लगाना है, तीर।
अब किसका तीर किसके पास जाएगा वो पता चलेगा हमको फंक्शन से। यहाँ पे साफ साफ दे रखा है बेटा कि एफ एक्स बराबर यू है। इसका मतलब जब हमने फलन में एक्स पुट किया होगा तो आंसर यू आ रहा है। एक्स बराबर यू दे रखा है आपको, यानी कि एक्स का जो तीर है वो यू पे जाएगा। जब हमने y रखा तो v आया, यानी कि एफ वाई बराबर v है और एफ जेड बराबर w है। तो मुझे बताइए क्या यह एकैकी है, क्या यह फंक्शन 1 1 है? बिल्कुल है। सभी संख्याओं का प्रतिबिंब अलग अलग आ रहा है, सभी का प्रतिबिंब अलग अलग दिख रहा है ना, सबका प्रतिबिंब अलग अलग है। तो इसका मतलब यह एकैकी है। क्या यह बहुएकी होगा? सवाल ही नहीं आता। जब ये एकैकी है तो ये बहुएकी नहीं हो सकता। अब चेक करो कि क्या यह आच्छादक है। आपको असल में एकैकी और आच्छादक चेक करना आना चाहिए, ठीक है। तो अब चेक करिए क्या आच्छादक है, क्या सब चीजें ढक गई, क्या सहप्रांत के सभी अवयवों पे एरो आ रहा है? हाँ जी आ रहा है, यू पर भी आ रहा है, वी पर भी आ रहा है, डब्ल्यू पर भी आ रहा है। इसका मतलब यह फलन एकैकी भी है, आच्छादक भी है। कुल मिला के यह फलन बाइजेक्टिव है। ऑप्शन में देखिए यह फलन एकैकी आच्छादक दोनों है। बाइजेक्टिव को यही तो बोलते हैं, ठीक है बेटा। ओके, तो देखो जो आपको मैंने कंडीशंस बताई ना वहां से पेपर में क्वेश्चन आता है। देखो निम्न में से इनटू फंक्शन, इनटू यानी कि बेटा अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी को ही इनटू फंक्शन बोला जाता है। तो बताइए इनटू फंक्शन की कंडीशन क्या होती है? इनटू फंक्शन की कंडीशन होती है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हमारे ये दोनों टॉपिक होते हैं कंप्लीट। फंक्शन और संबंध, जो कि फलन के प्रकार और संबंधों के प्रकार के साथ हमने खत्म किया है। चलिए आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी जो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। आपने करना इतना है बेटा, तो इन चीज़ों को एक बार कॉपी में लिख दीजिएगा, इनसे संबंधित क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा और जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में करिएगा। उनसे संबंधित डाउट्स को सॉल्व करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। कोई भी आपका टॉपिक पे परेशानी आएगी तो कमेंट करके सारी चीज़ें बता देना कि भैया इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, इस टॉपिक पर क्लास लेके आ जाइए, हम कर देंगे उस चीज़ का प्रबंध, ठीक है। तो आपने बस इतना ही करना है। और एक काम करिएगा, इस वीडियो को अगर आपके साथ दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो बेटा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार की और वीडियो के साथ आपको मिलूंगा नेक्स्ट डे। तब तक अपना ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट क्लास। वंदे मातरम।